नमस्कार और स्वागत है। आज हम फिर से आर के नारायण की दुनिया मतलब मालगुड़ी की गलियों में चल रहे हैं। हाँ, मालगुड़ी। एक कहानी है उनकी, लीलाज फ्रेंड। शायद कई लोगों ने सुनी या पढ़ी भी होगी। हाँ, काफी मशहूर कहानी। तो हमारे पास इसका एक सार है और आज का इरादा सिर्फ कहानी को दोहराना नहीं है, बल्कि थोड़ा गहराई में जाना है। बिल्कुल, इसकी परतों को खोलना है कह सकते हैं। हाँ, मतलब विश्वास, मासूमियत और समाज में जो पूर्वाग्रह होते हैं ना, उसका जो एक जटिल सा ताना बाना है, उसे समझने की कोशिश करेंगे। सही कहा, ये कहानी असल में सोचने पर मजबूर करती है। वही तो, कैसे शक, कैसे समाज की सोच वो इंसानी रिश्तों की जो सबसे सीधी साधी, सबसे पवित्र शक्ल होती है, उस पर भी हावी हो जाती है। तो चलिए किरदारों और घटनाओं के जरिए इन विचारों को थोड़ा और समझते हैं। जरूर। कहानी का जो केंद्र है वो है सिद्धा, एक साधारण गरीब सा आदमी। हाँ। और लीला एक अमीर घर की छोटी सी चंचल बच्ची। और इनके बीच एक अजीब सा प्यारा सा रिश्ता बनता है। बिल्कुल, अनोखा रिश्ता। कहानी शुरू होती है जब सिद्धा मालगुड़ी आता है। काम चाहिए उसे। काम की तलाश में वो पहुंचता है मिस्टर शिवशंकर के घर। उन्हें भी किसी की जरूरत होती है और तभी हमारी मुलाकात होती है लीला से, उनकी 5 साल की बेटी। हाँ, और वो बच्ची फौरन सिद्धा में दिलचस्पी लेने लगती है और उसे नौकरी मिल जाती है, ज्यादातर तो लीला की जिद पर ही। हाँ, ये दिलचस्प है। यहीं पर कहानी एक तरह से वो सामाजिक विभाजन वाली रेखा खींच देती है ना? बिल्कुल, नारायण का यही कमाल है। बहुत ही आराम से, बिना कुछ ज्यादा कहे, वो किरदारों की सामाजिक आर्थिक स्थिति बता देते हैं। सिद्धा है जिसका कोई अता पता नहीं, कौन है, कहाँ से आया, अनजान। बिल्कुल। हाँ, बस काम ढूंढ रहा है। और दूसरी तरफ शिवशंकर का परिवार है, व्यवस्थित, संपन्न। सही। और ये जो अंतर है ना, ये जानना जरूरी है, क्योंकि यही चीज आगे चलकर कहानी का जो मुख्य संघर्ष है, हाँ, उसका आधार बनती है। अच्छा। सिद्धा का वो बाहरी होना, उसकी वो अनिश्चित पृष्ठभूमि, वो उसे शुरू से ही, कम से कम बड़ों की नजर में तो, एक शक के दायरे में खड़ा कर देती है। हाँ, बड़ों की दुनिया, और उससे बिल्कुल अलग है लीला की दुनिया। बिल्कुल अलग। उसके लिए सिद्धा बस एक नया दोस्त है, खेलने वाला साथी। कहानी में बताया गया है कि सिद्धा सिर्फ नौकर नहीं रहता, वो लीला का जैसे विश्वास पात्र बन जाता है। हाँ, कॉन्फिडेंट। हाँ, वो उसे कहानियाँ सुनाता है, बगीचे में साथ खेलता है, रेत पर कुछ कुछ बनाता है। वो चांद वाली कहानी। हाँ, चांद को लेकर मनगढ़ंत किस्से। ये जो उनका रिश्ता बनता है, कितना परे है वो सामाजिक दायरों से। और देखिए, यही इस रिश्ते की खूबसूरती भी है और त्रासदी भी। त्रासदी क्यों? क्योंकि लीला की जो मासूमियत है, वो उसे सिद्धा को बिना किसी लेबल के देखने देती। वो उसमें सिर्फ अच्छाई देखती है, मजा, दोस्ती। उसकी नजर में क्लास, पैसा, बैकग्राउंड, इन सब का कोई मतलब ही नहीं है। सही बात है। ये दिखाता है कि ये जो पूर्वाग्रह है ना, ये सीखा जाता है, ये कोई नेचुरल चीज नहीं है। हाँ, बच्चों में नहीं होता ये सब। बिल्कुल। बच्चों की दुनिया अक्सर ऐसी सामाजिक दीवारों से आजाद होती है। सिद्धा और लीला का ये जो बंधन है, ये बाहरी दुनिया की जो कठोर सच्चाई है, उसके एकदम उलट खड़ा है। लेकिन ये मासूम दुनिया, ये बाहरी दुनिया की सच्चाई से ज्यादा देर बच नहीं पाती है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। कहानी में लीला की माँ का जो किरदार है, वो जैसे इस सच्चाई का प्रतीक है। हाँ, कह सकते हैं। स्रोत के मुताबिक वो सिद्धा के काम से खुश तो हैं, हाँ। खासकर जैसे वो लीला का ध्यान रखता है, हाँ। उससे संतुष्ट है। पर उनके मन में सिद्धा को लेकर एक लगातार शक बना रहता है। हाँ। ये अजीब नहीं है? मतलब एक तरफ आप खुश भी हैं, दूसरी तरफ शक भी कर रहे हैं। देखिए, पहली नजर में अजीब लग सकता है, लेकिन अगर हम सामाजिक मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये बहुत स्वाभाविक लगता है, खासकर उस समाज में जिसकी तस्वीर नारायण खींच रहे हैं। अच्छा, कैसे? माँ का जो शक है, वो सिद्धा के किसी गलत काम पर आधारित नहीं है, वो उसकी जगह पर आधारित है। और उसकी जगह मतलब वो गरीब है, उसका कोई जाना पहचाना अतीत नहीं है। समाज ने उन्हें शायद यही सिखाया है कि भाई, ऐसे लोगों पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। ओहो। तो उनकी वो कृतज्ञता और उनका शक, वो साथ साथ चलता है। ये बहुत बारीक तरीके से दिखाता है कि कैसे क्लास पर आधारित जो पूर्वाग्रह हैं, वो हमारे व्यवहार और रिश्तों को कंट्रोल करते हैं। अक्सर हमें पता भी नहीं चलता। ये सिर्फ कोई पर्सनल नापसंदगी नहीं है, ये एक तरह की सोशल कंडीशनिंग है। और ये कंडीशनिंग, ये जो पहले से दिमाग में बैठा शक है, वो खुलकर सामने आ जाता है जब घर में वो घटना घटती है। हाँ, वो चेन वाली घटना। लीला की सोने की चेन खो जाती है, घर में ढूंढा जाता है, मिलती नहीं, और माँ का पहला शक सीधा सिद्धा पर। तुरंत
बिना किसी पूछते के, बिना किसी ठोस आधार के बस आरोप लगा दिया जाता है। यही तो ये कहानी का टर्निंग पॉइंट है, निर्णायक मोड़। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे शक को सबूत की जरूरत नहीं पड़ती अगर वो पहले से मन में बैठे पूर्वाग्रह से मेल खा जाए। सही कहा। माँ के लिए चेन का खोना जैसे सिद्धा के भरोसे लायक न होने की पुष्टि है, कंफर्मेशन। अब तर्क या निष्पक्षता की कोई गुंजाइश नहीं बचती। और जो बात इसे और भी ज्यादा परेशान करती है वो है लीला का रिएक्शन। हाँ बिल्कुल, छोटी सी लीला रोते हुए जोर देकर कहती है, सिद्धा ने चेन नहीं ली, सिद्धा मेरा दोस्त है। वो सच बोल रही है, अपनी मासूमियत और सिद्धा पर अपने भरोसे के आधार पर। लेकिन उसकी आवाज, उसकी गवाही, वो बड़ों के उस पक्के यकीन और गुस्से के सामने बेकार हो जाती है। बेमानी, उसे कोई सुनता ही नहीं। पुलिस बुलाई जाती है, सिद्धा को घसीट कर ले जाया जाता है। कितना भयानक है ये सोचना कि सच्चाई एक बच्चे की जुबान पे थी पर किसी ने सुना नहीं। ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं रह जाती, फिर ये पूरी व्यवस्था पर भी एक कैसे इतनी आसानी से किसी हाशिए पर खड़े इंसान को दोषी मान लिया जाता है। लीला की गवाही जो शायद सबसे भरोसेमंद होती, उसे बचपना कहकर खारिज कर दिया। न्याय की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पूरी तरह से पूर्वाग्रह से प्रभावित दिखती है। बिना किसी ठोस सबूत के सिर्फ शक की बिना पर गिरफ्तारी, ये उस समय की सामाजिक सच्चाई को भी दिखाता है जहाँ गरीब और अनजान आदमी के अधिकार कितने कम थे। सही। यहाँ क्या होता है कि व्यक्तिगत पूर्वाग्रह और सिस्टम की प्रक्रिया दोनों मिलकर एक बेगुनाह को फंसा देते हैं। फिर कहानी आगे बढ़ती है और कुछ दिनों बाद वो सोने की चेन मिल जाती है। हाँ, मिल जाती है। कहाँ? इमली के बर्तन में, जिसे लीला ने ही खेलते खेलते शायद उसमें डाल दिया था। सच्चाई सामने आ जाती है, सिद्धा पूरी तरह निर्दोष था। सच्चाई सामने आ तो गई, पर क्या इससे कुछ बदला? यही कहानी की असली त्रासदी है। मतलब सिद्धा की बेगुनाही साबित हो गई, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हाँ, वो तो जा चुका था। उसे बेइज्जत किया जा चुका है, उस पर चोर का ठप्पा लग चुका है, पुलिस उसे ले जा चुकी है। क्या सच्चाई का पता लगना उस अनुभव को मिटा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके खोए हुए सम्मान को वापस ला सकता है? नारायण यहाँ बहुत ताकतवर ढंग से दिखाते हैं कि अन्याय का असर कितना गहरा होता है, कितना स्थायी हो सकता है। सच्चाई की जीत तो हुई, पर एक इंसान की इज्जत और भरोसे की कीमत पर ये जीत एकदम खोखली लगती है। और इसका असर सबसे ज्यादा किस पर होता है? लीला पर। हाँ, लीला पर। कहानी का अंत बहुत बहुत मार्मिक है। स्रोत बताता है कि मिस्टर शिवशंकर सिद्धा को दोबारा काम पर रखने से मना कर देते हैं। हाँ, ये कहते हुए कि एक क्रिमिनल को घर में नहीं रख सकते चाहे वो बेगुनाह साबित हो गया हो। हाँ, सोचिए जरा। और लीला, वो बेचारी अब भी दरवाजे पे खड़ी सिद्धा का इंतजार करती है, पूछती है कि उसका दोस्त खेलने कब आएगा। ये इंतजार, ये अपने आप में एक बड़ा सिंबल बन जाता है। बिल्कुल। वो इंतजार उस खोए हुए विश्वास का, उस टूटे हुए बंधन का प्रतीक है। कहानी हमें अंत में लीला की उदासी और उसके अधूरेपन के साथ छोड़ देती है। हाँ। ये एक दर्दनाक अनुस्मारक है। जैसा स्रोत में कहा गया है कि कैसे समाज के पूर्वाग्रह, शक, वर्ग भेद, ये सब मिलकर मासूमियत और दोस्ती के सबसे साफ, सबसे पवित्र रिश्तों को भी तबाह कर सकते हैं। बिल्कुल। लीला की मासूमियत ने सच्चाई को देखा था, पर समाज के पूर्वाग्रह ने उसे सुनने और मानने से ही इनकार कर दिया। कहानी का सार यही है कि पूर्वाग्रह सिर्फ अन्याय ही नहीं करता, वो इंसानी रिश्तों की गर्माहट और विश्वास को भी खत्म कर देता है, और इसका असर पीढ़ियों तक महसूस होता है, जैसे लीला के मन पर पड़ा। आर.के. नारायण की यही तो खूबी है, इतनी साधारण सी कहानी और इतने गहरे सवाल उठा देती है। सही बात है। ये कहानी सिर्फ सिद्धा और लीला की नहीं लगती, फिर ये जैसे हमारे समाज का आईना बन जाती है। बिल्कुल। ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम कितनी बार लोगों को उनके बाहरी रूप, उनकी सामाजिक स्थिति या उनकी पृष्ठभूमि के आधार पर जज करते हैं, बिना उनकी असलियत जानने की कोशिश किए। हाँ, और कितनी बार हम सबूतों के बजाय अपनी धारणाओं पर, अपने प्रेजुडिसेस पर यकीन करना चुन लेते हैं। लीला की आवाज उस सच्चाई का प्रतीक है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वो हमारे पहले से बने विचारों से मेल नहीं खाती। सही। कहानी हमें चैलेंज करती है कि हम अपने अंदर झांकें और देखें कि कहीं हमारे अपने पूर्वाग्रह तो हमें सच्चाई देखने से नहीं रोक रहे हैं। वाकई ये कहानी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। ये हमें याद दिलाती है कि शक का बीज बोना कितना आसान है। हाँ। पर विश्वास और रिश्ते
एक बार टूट जाए तो उन्हें जोड़ना बहुत मुश्किल होता है। बहुत मुश्किल। तो अंत में ये सवाल रह जाता है कि हम अपने आसपास की लीलाओं की आवाज सुनने को कितने तैयार हैं, खासकर तब जब वो आवाज समाज की बनी बनाई सोच के खिलाफ जा रही हो। ये एक जरूरी सवाल है। हाँ, एक ऐसा विचार जिसे हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए। बिल्कुल। इस गहरी और विचार शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको ये विश्लेषण जानकारीपूर्ण और दिलचस्प लगा होगा। अगर हाँ, तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और जानने वालों के साथ साझा करें, और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हाँ, जरूर करें। ऐसी ही और गहन पड़तालों और विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहें। अगली बार फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार।